मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं MCOM फोर्थ सेम, पेपर का नाम है बैंकिंग प्रैक्टिस, बैंकिंग व्यवहार, इकाई 5, और चैप्टर का नाम है अग्रिम के लिए प्रतिभूतियां। ये मेरा इस चैप्टर पर दूसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी जमानत के आधार पर जब एक बैंक ऋण देता है तो क्या लाभ हो सकता है, क्या उसे सावधानियां रखनी चाहिए ताकि जोखिम कम से कम हो। इस संदर्भ में मैं सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी को लेना चाहूंगा। अब प्रश्न उठता है कि जीवन बीमा पॉलिसी क्या है। तो जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसा अनुबंध है जो बीमा करवाने वाले एवं बीमा करने वाले के मध्य एक लिखित समझौता होता है। इस समझौते के तहत एक निर्धारित अवधि के अंतराल में बीमा कराने वाला व्यक्ति प्रीमियम की राशि का भुगतान करता है और बीमा करने वाला व्यक्ति यह वचन देता है कि निर्धारित अवधि तक यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो निर्धारित अवधि के बाद बीमा राशि उसे दे दी जाएगी, और यदि दुर्भाग्यवश इस अवधि के बीच में ही बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके वैध उत्तराधिकारियों को बीमा की राशि प्रदान की जाती है। अब यदि ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी की जमानत के आधार पर बैंक को ऋण देना हो तो बैंक को क्या लाभ हो सकता है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि यदि बैंक जीवन बीमा पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण देता है तो सबसे पहले वो पॉलिसी का समर्पण मूल्य ज्ञात कर लेता है कि आज तक कितना प्रीमियम का भुगतान हुआ है। समर्पण मूल्य को ध्यान में रखकर उतनी ही ऋण राशि स्वीकृत करता है जिसके कारण उसे हानि की संभावना नहीं रहती। यदि बीमित व्यक्ति एक भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करता फिर भी उसे हानि की संभावना नहीं रहती। जीवन बीमा पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को यह भी लाभ है कि इसमें चूंकि हानि की संभावना नहीं रहती इसलिए रिस्क भी तुलनात्मक रूप से कम रहता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे बीमित व्यक्ति अपनी बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करता जाता है वैसे वैसे उसके समर्पण की राशि बढ़ती जाती है जिससे ऋण की सुरक्षा की राशि में वृद्धि होती है। एक महत्वपूर्ण लाभ जीवन बीमा पॉलिसी का आधार पर ऋण देने से यह भी है कि जैसे अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव आता है वैसे ही जीवन बीमा पॉलिसी के मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं आता। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी की राशि मिलने में कोई असुविधा नहीं होती क्योंकि किस व्यक्ति के द्वारा भुगतान, किस संस्था के द्वारा भुगतान करना है यह पूर्व निर्धारित होता है। इस जीवन बीमा पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को एक लाभ ये भी है कि इस संबंध में धोखे की संभावना कम होती है क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड में लिखा रहता है कि उसका स्वामी कौन है, किसके द्वारा जारी की गई है, कितनी अवधि के लिए जारी की गई है, उसकी राशि क्या है। तो ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को किसी प्रकार के धोखे का सामना नहीं करना पड़ता। इन बातों से ऐसा लगता है कि जीवन बीमा पॉलिसी बैंक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिभूति मानी जाती है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क है, इसलिए सावधानियां भी अपेक्षित हैं। यदि रिस्क को ध्यान से देखें तो सबसे पहला रिस्क है पॉलिसी की वैधता। पॉलिसी की वैधता का तात्पर्य क्या है कि यदि व्यक्ति ने पॉलिसी लेते समय अपनी गलत जानकारी दे दी और परिपक्वता तिथि पर उस गलत जानकारी उजागर होती है तो ऐसी दशा में वह पॉलिसी अवैध हो सकती है, इससे बैंक को नुकसान हो सकता है। इसके संबंध में दूसरा है आयु का प्रमाणन। यदि पॉलिसी लेते समय पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की आयु का प्रमाणन न हुआ हो तो परिपक्वता तिथि में राशि की प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक को इस बात की जानकारी कर लेना चाहिए कि पॉलिसी धारक की आयु का प्रमाणन
हुआ है कि नहीं। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि उस पॉलिसी धारक ने प्रीमियम का समय पर भुगतान कर रहे हैं कि नहीं, तो इससे उसकी प्रवृत्ति चरित्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि वह नियमित रूप से समय पर अपने प्रीमियम की राशि का भुगतान कर रहा है तो उस पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण दिया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि यदि बीमित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो ऐसी दशा में वह बीमा पॉलिसी अवैध हो जाती है। तो बीमा पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण देते समय इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो निर्धारित ब्लॉक पीरियड खत्म हुआ है कि नहीं। यदि खत्म नहीं हुआ है तो उसकी जमानत के आधार पर ऋण नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जीवन बीमा पॉलिसी की जमानत के आधार पर ऋण देते समय इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस ऋणी व्यक्ति का उस बीमा पॉलिसी में बीमा योग्य हित है कि नहीं। बीमा योग्य हित पॉलिसी में बीमा योग्य हित ऋणी व्यक्ति का है कि नहीं, इस बात का भी जांच कर लेनी चाहिए। यदि ऋण चाहने वाला व्यक्ति का बीमा योग्य हित है उस पॉलिसी में, तभी उस पॉलिसी की जमानत के आधार पर उसे ऋण देना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज समर्पण मूल्य का रहता है। समर्पण मूल्य का तात्पर्य है कि उस ऋणी व्यक्ति ने कितना पैसा प्रीमियम के रूप में भुगतान कर चुके हैं, उस आधार पर ऋण की राशि स्वीकृत करना चाहिए। यथासंभव समर्पण मूल्य का 80% तक ऋण राशि के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है सावधि पॉलिसी पर ऋण। बैंक के बीमा के द्वारा एक पॉलिसी सावधि पॉलिसी जारी की जाती है जिसमें निश्चित अवधि के बाद राशि का निश्चयन होता है। यदि पॉलिसी धारक के पास इस प्रकार की पॉलिसी है तो उस के जमानत के आधार पर बैंक को ऋण देने में अपेक्षाकृत अधिक सरलता होती है। एक महत्वपूर्ण बात है पॉलिसी के प्रपत्र, जिस पॉलिसी की जमानत के आधार पर बैंक ऋण दे रहा है उस पॉलिसी के प्रपत्र अपने कब्जे में रखना चाहिए ताकि उस पॉलिसी के जमानत के आधार पर ऋणी व्यक्ति फिर से कहीं ऋण ना ले। ये महत्वपूर्ण बातें थी। जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर यदि बैंक ऋण देता है तो उसको क्या लाभ हो सकता है और क्या सावधानियां अपेक्षित हैं ताकि उसका जोखिम कम से कम हो। इस संदर्भ में अब दूसरी बात सावधि जमा रसीद आता है। अब प्रश्न उठता है सावधि जमा रसीद क्या है? तो इसका उत्तर है कि बैंक में अनेक प्रकार के खाते खोले जाते हैं। उन अनेक प्रकार के खातों में एक खाता फिक्स डिपॉजिट का भी होता है। फिक्स डिपॉजिट वह खाता है जिसमें ग्राहक एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा कर देता है, जिसमें निश्चित ब्याज की दर से राशि प्राप्त होती है। इस खाता खोलने के बाद बैंक के द्वारा एक प्रपत्र जारी किया जाता है, एक रसीद जारी की जाती है। इसी रसीद को सावधि जमा रसीद कहते हैं। इस रसीद में यह उल्लेखित होता है कि ग्राहक का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ग्राहक ने कितना पैसा जमा किया है, किस अवधि के लिए जमा किया है, उस अवधि के बाद उस जमा रसीद की परिपक्वता राशि क्या होगी और इसके अलावा बैंक के कम से कम 2 जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस सावधि जमा रसीद के जमानत के आधार पर यदि बैंक ऋण देता है तो उसे कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है जमा राशि प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि वो स्थायी जमा खाते की जमानत के आधार पर बैंक ऋण दे रहा है तो सबसे पहले उसे करना चाहिए कि जो रसीद ऋणी के पास है, उस व्यक्ति के पास है, उसे बैंक अपने कब्जे में कर ले ताकि उस रसीद का फिर से वो दोबारा उपयोग ना कर सके। इस संबंध में एक बात यह भी है कि जिस रसीद को बैंक ने स्वयं जारी किया है उसी रसीद के आधार पर उसे ऋण देना चाहिए। दूसरे बैंक की सावधि जमा रसीद के आधार पर सामान्यतः कोशिश करना चाहिए कि उसे ऋण ना दे। इसके अलावा मूल्यांतर यानी जितना पैसा फिक्स डिपॉजिट किया गया है उससे कम राशि ऋण के रूप में वितरित करना चाहिए। यह अंतर 10% तक रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट है तो 90,000 रुपए तक इस डिपॉजिट के आधार पर लोन बैंक स्वीकृत कर सकता है ताकि यदि
ऋणी ऋण का भुगतान ना भी करे तो सावधि जमा रसीद की मदद से उसकी वसूली की जा सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है कि यदि रसीद किसी अवयस्क व्यक्ति के नाम में ली गई है तो ऐसी सावधि जमा रसीद की जमानत के आधार पर ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में अवयस्क व्यक्ति का कोई दायित्व तो नहीं बनता। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समस्या संयुक्त नाम की होती है। यदि कोई रसीद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम से जारी की गई है तो ऐसी सावधि जमा रसीद के आधार पर ऋण देते समय बैंक को चाहिए कि वो सभी जमाकर्ता की ओर से एक ऐसा विलेख प्राप्त कर ले कि हम अपनी ओर से इस ऋणी व्यक्ति को अधिकृत करते हैं कि वो आपसे ऋण ले सकता है, ताकि इस बात का प्रूफ बैंक के पास हो जाए कि सभी ने अपनी सहमति इस ऋण के लिए प्रदान कर दी है। इसके अलावा ब्याज दर का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ब्याज दर को मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा किया और ब्याज की दर है 7%। यदि मैं उस रसीद के आधार पर ऋण लेना चाहूंगा तो ऋण की दर जमा ब्याज की दर से 2% अधिक होगी, अर्थात मेरे को जमा रसीद पर कितना ब्याज मिल रहा है 7%। यदि मैं ऋण लेता हूं तो मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा 9%। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है कि यदि एक ग्राहक सावधि जमा रसीद के आधार पर ऋण लेता है और ऋण का भुगतान कर देता है तो बैंक का यह दायित्व बनता है कि वो ऋणी व्यक्ति को उसके द्वारा दी गई सावधि जमा रसीद को वापस कर दे। एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यदि व्यक्ति ने ऋण लिया किंतु वह ऋण का भुगतान नहीं करता और सावधि जमा रसीद की परिपक्वता तिथि आ गई है तो ऐसी दशा में बैंक को यह अधिकार है कि वह सावधि जमा रसीद के पैसे का अपने ऋण में समायोजन कर सकता है। इस प्रकार मैंने बताया कि सावधि जमा रसीद क्या है और इस जमा रसीद की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उसे हानि होने की संभावना न्यूनतम हो सके। एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं सोना और चांदी, स्वर्ण और रजत। यदि भारतीय इतिहास का अध्ययन करें तो भारत में गांव में शहरों में साहूकार प्राचीन समय से सोने और चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देते आए हैं। बैंक भी जमानत के रूप में सोना चांदी की प्रतिभूति को अच्छा मानता है। उस जमानत के आधार पर ऋण देना बैंक को भी लाभदायक मानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बैंक को लाभ होता है। यदि उन लाभों पर चर्चा करना चाहें तो सबसे पहला लाभ है कि सोना चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देने को अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि हम ऋण की राशि वसूल कर सकते हैं। ऐसा सोने चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देने को अच्छा इसलिए भी माना जाता है कि सोना चांदी में विक्रयशीलता का गुण होता है, उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार है, उसे विश्व में आसानी से बेचकर राशि वसूल की जा सकती है, इसलिए इस प्रतिभूति में विक्रयशीलता का गुण पाया जाता है। स्वर्ण रजत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्वर्ण रजत के आधार पर यदि बैंक ऋण देता है तो बैंक में तरलता का गुण भी होता है कि बैंक तत्काल सोना चांदी को बेचकर बैंक में तरलता यानी पैसे का प्रबंध कर सकता है। एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है कि यदि बैंक सोना चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देता है तो ऐसे सोना चांदी के स्वामित्व का हस्तांतरण हम मात्र सुपुर्दगी से सरलता और सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। सोने चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को यह भी लाभ होता है कि ऐसे सोना चांदी को रखने में, ऐसे सोना चांदी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत अधिक सुविधा और सरलता मानी जाती है। इन लाभों को देखने से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सोना चांदी की जमानत के आधार पर दिए गए ऋण में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए सावधानी नहीं रखना चाहिए। इसमें भी रिस्क है और रिस्क है तो सावधानियां भी अपेक्षित है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि सोने चांदी की जमानत के आधार पर केवल नियमित ग्राहक या ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसका परिचय
सम्मानित ग्राहक के द्वारा किया गया हो। दूसरा, सोने चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देते समय सोने चांदी की जांच, उसकी शुद्धता की जांच विशेषज्ञों के द्वारा करा लेनी चाहिए ताकि वो नकल ना हो, इस बात का सबूत हो सके। एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सोने चांदी का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि जबकि प्रतिभूति के रूप में जो सोना और चांदी जमा कर रहे हैं उसका मूल्य क्या है, और उस मूल्य में पर्याप्त मूल्यांतर रखते हुए ऋण राशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हानि की संभावना कम हो सके। एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम सोने चांदी की जमानत के रूप में ऋण देते हैं तो हमें गिरवी समझौता कर लेना चाहिए। गिरवी समझौता का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम जमानत के रूप में, प्रतिभूति के रूप में रखी गई स्वर्ण या रजत की संपत्ति को बेच सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्वामित्व के जांच की भी है कि यदि हम सोने चांदी की जमानत के आधार पर ऋण दे रहे हैं तो इस बात की भी जांच कर ले कि जो व्यक्ति जमा कर रहा है वास्तव में वो उसका स्वामी है या नहीं। सोने चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि ऋणी अपने ऋण की राशि का भुगतान कर देता है तो उसे सम्मानपूर्वक सम्मानपूर्वक सोने और चांदी की चीजें उसको वापस कर देना चाहिए। किंतु यदि ऋणी अपने ऋण का भुगतान नहीं करता तो ऐसी दशा में बैंक को अधिकार है कि सोने चांदी को बेचकर अपने ऋण राशि का समायोजन कर सकता है। इस संबंध में बैंक को यदि ध्यान में रखना चाहिए कि सोने चांदी के आधार पर यदि वो लोन दे रहा है तो उसे इस बात की भी जांच कर लेना चाहिए कि उस सोने चांदी की जमानत के आधार पर पहले से कोई ऋण दिया तो नहीं गया है, कोई पूर्व प्रभार तो नहीं है। इस तरह मैंने यह बताया कि सोने चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को क्या लाभ होता है, और यह भी बताया कि ऐसी सोने चांदी की जमानत के आधार पर ऋण देने से हमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तथ्य, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमें न्यूनतम जोखिम और न्यूनतम हानि की संभावना हो। अब हम जमानत की श्रृंखला में पहले हमने जीवन बीमा पॉलिसी पढ़ा, फिर सावधि जमा रसीद पढ़ा, फिर स्वर्ण एवं रजत के बारे में अध्ययन किया। अब आते हैं बांड एवं ऋण पत्र। बांड एवं ऋण पत्र का तात्पर्य ऐसे विनिमय साध्य विलेख से लिया जाता है जो सरकारी प्रतिभूति, अर्ध सरकारी प्रतिभूति या कंपनियों द्वारा जारी की जाती है। ऐसे ऋण पत्र में यह उल्लिखित होता है कि उनकी राशि क्या है, वो ब्याज की दर क्या होगी। ऐसे ऋण पत्र की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक को अनेक बातों की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला है कि इस बात का पता करना चाहिए कि जिस संस्था ने ऋण पत्र जारी किया है उसके पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम का अध्ययन करना चाहिए और ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि उस कंपनी को ऋण पत्र जारी करने का अधिकार है कि नहीं। दूसरा, यदि ये पता चल जाता है कि कंपनी को ऋण पत्र जारी करने का अधिकार है तो ये पता करना चाहिए कि उस कंपनी की साख कैसी है। यदि साख अच्छी है तो ही उस कंपनी के ऋण पत्र की जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए कि जिस कंपनी के ऋण पत्र के जमानत के आधार पर हम ऋण दे रहे हैं उस कंपनी की आर्थिक दशा क्या है, उसके लाभार्जन की दशा क्या है, उस कंपनी का भविष्य क्या है। यदि अनुकूल उत्तर रहता है तो ही उस कंपनी के ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए। ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण देते समय ऋण पत्रों की शर्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि शर्तें अनुकूल हैं तभी ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए। ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक को इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि वे ऋण पत्र बाजार में कितने लोकप्रिय हैं, कितना विक्रयशीलता का गुण उनमें पाया जाता है। यदि लोकप्रिय हैं, विक्रयशीलता का गुण उनमें पाया जाता है तभी उन ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए। और ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण देते समय इस बात की भी जांच करना चाहिए कि जिस कंपनी ने ऋण पत्र जारी किया है वो कंपनी इन ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नियमित रूप से कर रही है कि नहीं। यदि नियमित रूप से कर रही है तो उसको
उन ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण दिया जा सकता है। किंतु यदि ऋण पत्रों में ब्याज का भुगतान नियमित नहीं है तो ऐसे ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर ऋण नहीं दिया जा सकता। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जीवन बीमा पॉलिसी, सावधि जमा रसीद, स्वर्ण एवं रजत और बांड एवं ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर, प्रतिभूति के आधार पर ऋण देने की बात कही, उनके लाभों की चर्चा की, सावधानियों के बारे में बताया। यदि इस संबंध में यदि आपको किसी भी तथ्य में कोई जानकारी और चाहिए तो मेरे वीडियो लेक्चर के निर्धारित कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी जानकारियों को पूर्ण कर सकूं। धन्यवाद।